नमस्कार आप सभी को। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रमुख योजनाओं के बारे में। इससे पहले हमारे 2 लेक्चर और आ चुके हैं योजनाओं पर। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है, तो पहले उन्हें देखें और इसके बाद इसको शुरुआत करते हैं। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 दिया है, ध्यान से देखो ज़रा। राज्य में मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान, इसकी शुरुआत कब की गई है? तो इसकी शुरुआत कब की गई है? इसकी शुरुआत की गई है मार्च 2019 में। अच्छा, ये जो योजना है ना, जरा इसको गौर से देख लो एक बार। मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान, ठीक है। इसकी शुरुआत कब की गई? इसकी शुरुआत हुई है मार्च 2019 से। आखिर ये योजना शुरू क्यों हुई? तो आपको मालूम होगा, एक योजना आई थी जिसका नाम है आयुष्मान आयुष्मान भारत योजना। भारत योजना। तो इसके तहत कई सारे लाभार्थी इसके तहत चुने गए। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि ऐसे उत्तर प्रदेश के नागरिक जिनका चयन या जो इस योजना के लाभार्थी नहीं बन पाए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थी बनाया जाएगा। बात समझ पा रहे हो? लेकिन शर्त ये होगी, सपोज करो ये एक व्यक्ति है, इसका चयन आयुष्मान भारत योजना के तहत इसको लाभार्थी नहीं बनाया गया। जो सुविधाएं इस योजना के तहत मिलनी थी वो उसको नहीं मिल पाई। तो फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि ठीक है, तुम्हें इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान। लेकिन शर्त ये होगी कि आपको बीपीएल श्रेणी में आना होगा। ठीक है, ठीक है। इसको बीपीएल श्रेणी में आना होगा। और अगर ये बीपीएल श्रेणी में आ गया और इसको इस योजना के तहत यानी मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इस लाभार्थी को 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जाता है, दिया जाएगा। बात समझ पा रहे हो आप? तो इसमें आप 2-3 बातें याद रखो। एक तो मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान की शुरुआत कब हुई? मार्च 2019 में। ये योजना किनके लिए है? ऐसे लाभार्थी जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाभार्थी नहीं हो पाए, उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना शुरू करी है, मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान। और इसके तहत बीपीएल श्रेणी में जो लाभार्थी आते हैं, यानी जो व्यक्ति बीपीएल श्रेणी में आ रहा है, उसे लाभार्थी बनाया जाएगा और साथ ही साथ उसे कितने रुपए तक का बीमा स्वास्थ्य कवर दिया जाएगा? तो 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा। बात समझ पा रहे हो आप? ठीक है। इसके अलावा भी और कई सारी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे हीमोग्लोबिन की जांच, मूत्र द्वारा गर्भ की जांच, और यूरिन डिपेस्टिक द्वारा एल्बुमिन ग्लूकोज की जांच करना, या ग्लूकोमीटर द्वारा ब्लड ग्लूकोज की जांच करना। तो ये कई सारी इसमें सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन फिलहाल वो हमारे मतलब का नहीं है। वनडे एग्जाम्स में केवल और केवल ये 5 लाख आप याद रखिए। और ये योजना कब शुरू की गई? और मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान ये किस सरकार ने चलाया है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। बात समझ पा रहे हो? नेक्स्ट आगे अगले सेकंड नंबर क्वेश्चन में आओ। कह रहा है कि प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना ये किस वर्ष प्रारंभ की गई है? तो इसका आंसर तो 2005 हो जाएगा। लेकिन ये योजना है क्या? जरा इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं, क्योंकि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो लाभ मिलता है अ, महिलाओं को, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनकी राशि हमारे एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो हेडिंग डालो, जननी सुरक्षा योजना। ठीक है। ये हमारे साथ साथ आप नोट्स बनाते रहिए। ये कब आई है? 2005 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2005। अब देखो, जननी सुरक्षा योजना ये लगभग उत्तर प्रदेश के, यूपी के सभी जिलों में इसका संचालन हो रहा है। यानी ये सभी जिलों में संचालित योजना है। ठीक है। दूसरा, सपोज करो अगर कोई महिला है और वो प्रसव कराने वाली महिला है। ठीक है, सपोज करो ये एक महिला है, मान लेते हैं, और ये गर्भवती है। ठीक है। तो अगर ये प्रसव कराएगी तो अगर ये ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती है,
तो इसे सरकार द्वारा 1400 रुपए की राशि दी जाएगी। अगर यही महिला शहरी क्षेत्र से संबंधित है तो उसे 1000 रुपए की राशि दी जाएगी, यानी कि 1000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। ठीक है। जननी सुरक्षा योजना में महिलाओं को प्रसव के उपरांत कौन सी कितनी सहायता राशि दी जाती है? अगर कोई महिला ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है तो उसे 1400 रुपए की, अगर वही शहरी क्षेत्र से संबंधित महिला है तो उसे 1000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। ठीक है। इस पूरे प्रोग्राम के लिए एक कार्यकर्त्री का नाम सुना होगा आपने, आशा। आशा कार्यकर्त्री। ठीक है। ये पूरे प्रोग्राम के लिए, यानी कि प्रसव कराने के लिए इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो इनको भी कुछ राशि दी जाती है। अगर कोई आशा कार्यकर्त्री प्रसव कराने में मदद करती है ग्रामीण क्षेत्र में, तो इसे धनराशि दी जाती है 600 रुपए। ठीक। और अगर ये मदद करती है कहाँ, शहरी क्षेत्र में, तो इसे धनराशि दी जाती है 400 रुपए। तो ये आप चार धनराशियां याद रखिए, कोई भी एग्जाम में हमारे पूछी जा सकती है, क्योंकि एक ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है, संबंधित योजनाएं हैं, तो इनको आप ध्यान रखोगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जननी सुरक्षा योजना का 2005। जननी सुरक्षा योजना कब आई? 2005 में। ग्रामीण क्षेत्रों में कितना रुपया दिया जाता है? 1400। शहरी क्षेत्र में 1000 रुपया। आशा कार्यकर्त्री जो इस पूरे प्रोग्राम को कंडक्ट करती हैं, यानी महिलाओं को सहायता देती हैं, उन्हें अगर ग्रामीण क्षेत्रों में डिलीवरी करवानी है तो फिर कितना रुपया दिया जाएगा? 600। और शहरी क्षेत्रों के लिए 400 रुपया। बात समझ पा रहे हो आप लोग? क्लियर है? तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर है, कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए किस वर्ष कन्या सुमंगला योजना ये शुरू करी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2019। जरा कन्या सुमंगला योजना के बारे में देख लो। ये योजना 1 अप्रैल 2019 से लागू है। ठीक है। यह योजना 1 अप्रैल 2019 से लागू हो गई। इस योजना में है क्या? देखो जरा। कन्या सुमंगला योजना का संचालन अगर हम आपसे पूछें कि बताइए भाई कौन सा विभाग कर रहा है, तो आंसर होगा महिला कल्याण विभाग। ठीक है। कौन सा विभाग कर रहा है? महिला कल्याण विभाग। अब देखो, ये एक व्यक्ति है, गौर से देखना इसको। ठीक। एक ये जनाब हैं, और ये एक परिवार के मुखिया भी हैं, और इनका एक पूरा का पूरा सेटअप है फैमिली का। सपोज करो ये छोटे छोटे इनके दो बच्चियां हैं। ठीक। और ये तीसरी बच्ची है। अगर ये चाहते हैं कि इनको इस योजना के तहत लाभ मिले, तो फिर कंडीशन क्या होगी? किसी भी परिवार के, यानी किसी भी मुखिया के केवल दो बेटियों को इसका लाभ मिलेगा, यानी जो तीसरी है इसको लाभ नहीं मिलेगा। दो बेटियों को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। बात समझ पा रहे हो? लेकिन एक कंडीशन है, एक अपवाद है। अपवाद क्या है? अपवाद को आप सुन लो केवल। सपोज करो दो जुड़वा बच्चियां पैदा हो गई, इसके बाद एक और बच्ची पैदा हुई, तो फिर तीनों को लाभ मिलेगा। बात समझ रहे हो? पहले सिंगल पैदा हुई, इसके बाद दो जुड़वा पैदा हो गई, तो उस कंडीशन में तीनों बच्चियों को ये लाभ मिलेगा। लेकिन आम तौर पर जो साधारण परिवार हैं, उनमें केवल और केवल दो बच्चियों को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा। ये जो व्यक्ति है ना, एक कंडीशन और लगाई गई है। लाभ उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसकी आय 3 लाख रुपए सालाना सालाना से ज्यादा ना हो। ज्यादा ना हो। क्लियर है? अगर इस व्यक्ति को लाभ लेना है इस योजना का, तो इसकी आय 3 लाख रुपए सालाना मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा। एक जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, आप उसको नोट बना के लिखो। इस योजना के तहत इस योजना के तहत लाभार्थी को, लाभार्थी यानी कि कन्याओं को, लाभार्थी को
छह चरणों में, छह चरणों में 15,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। बात समझ पा रहे हो आप लोग? क्लियर है यहां तक? तो उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है कन्या सुमंगला योजना। कब शुरू की गई थी? 1 अप्रैल 2019 को ये लागू हो गई थी। इसका संचालन कौन कर रहा है? महिला कल्याण विभाग। कितनी बेटियों को लाभान्वित किया जाएगा इसके अंतर्गत? 2 बेटियों को। और जो परिवार लाभान्वित होगा उसकी मैक्सिमम आय कितनी होनी चाहिए? 3 लाख रुपए। कितनी राशि दी जाएगी इस योजना के अंतर्गत? तो फिर 15,000 रुपए। कितने चरणों में राशि दी जाएगी 15,000? 6 चरणों में। बात समझ पा रहे हो? जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सबका डिस्कशन किया है। ठीक है, आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 4 में। कह रहा है कि श्रम शक्ति का अभिप्राय किस आयु वर्ग की जनसंख्या से लगाया जाता है? देखो जरा, श्रम शक्ति, ये दरअसल मानव संसाधन की बात कर रहा है। मानव, मनुष्य भी तो एक संसाधन है। मानव संसाधन अर्थात ऐसा मानव जो काम कर सके। और किस आयु वर्ग तक के वैलिड होते हैं? ये होते हैं 15 साल से लेके 59 साल। ठीक है, 1 मिनट रुको, ये बड़ा होच पोच हो रहा है, जरा इरेज कर देते हैं इसको। इसको हटा ही देते हैं पूरा। देखो, कह रहा है श्रम शक्ति। श्रम शक्ति दरअसल ऐसा मानव संसाधन, ऐसा मानव संसाधन जो काम के लायक हो, जो काम कर सके। अर्थात 15 साल से लेकर 59 साल तक के, 59 वर्ष तक के व्यक्ति इस श्रम शक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर होगा पहला वाला। ठीक है, अब इसमें देखो जरा, जो हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है, प्रश्न ये बना सकता है कि वर्ष 2011 में जनगणना हुई। बात समझना, 2011 में जनगणना के अनुसार जो ये आयु वर्ग का व्यक्ति है वो कितना है? यानी 15 से लेकर 59 वर्ष की आयु की आबादी, आयु की आबादी बताइए। अच्छा, इसमें केवल यही नहीं पूछेगा, इसमें एक शब्द भी डाल सकता है, श्रम शक्ति। आपसे ये भी पूछ सकता है कि अ, वर्ष 2011 की आबादी के अनुसार, अर्थात जनगणना के अनुसार श्रम शक्ति की आबादी कितनी थी? और ये स्पेशली फॉर यूपी, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। तो आंसर होगा आपका 114,1114.42 लाख। इतनी आबादी है श्रम शक्ति की। ठीक है, एक पॉइंट और लिखो जरा जो अपने एग्जाम में आ सकता है। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सेवा योजन कार्यालय कितने हैं? कार्यालय जो इन्हें रोजगार वगैरह के लिए इनिशिएट किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में सेवा योजन कार्यालय कितने हैं? 106। क्लियर है? तो श्रम शक्ति का अभिप्राय किस आयु वर्ग से है? किस आयु वर्ग से लगाया जाता है? 15 से लेकर 59 ईयर्स। बात समझ पा रहे हो आप? चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में मार्च 2022 तक राष्ट्रीय बधिरता बचाओ एवं रोकथाम कार्यक्रम में कुल कितने जनपदों को आच्छादित किया गया? तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि राष्ट्रीय, राष्ट्रीय बधिरता बचाव एवं रोकथाम कार्यक्रम, राष्ट्रीय बधिरता बचाव एवं रोकथाम कार्यक्रम ये शुरू कब किया गया? ये शुरू किया 2006 में। बात समझते जाना, ये शुरू किया तो 2006 में। अच्छा, ये बधिरता का आशय है जो ऐसे लोग जो जिनकी श्रवण शक्ति कमजोर होती है। तो इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के टोटल 56 जिले, यानी यह योजना उत्तर प्रदेश के 56 जिलों में कार्यान्वयन है इसका। तो इसका आच्छादन कितने जिलों में है? इसका आच्छादन है 56 जिलों में। अच्छा, ये जो योजना है ना, राष्ट्रीय बधिरता बचाव एवं रोकथाम कार्यक्रम,
ये 56 जिलों में तो चलाई जा रही है, लेकिन एक कंडीशन लगा दी है, मार्च 2022 तक का दिया गया है इसमें। बात समझ रहे हो? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन होगा 56, यानी कि तीसरा ऑप्शन। एक योजना लिखो जरा और इसका आंसर मुझे बताओ। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास निगम, इसकी स्थापना कब की गई थी? और एक योजना और लिखो, अंत्योदय अन्न योजना, इसकी स्थापना कब की गई थी? ये दोनों ईयर्स देख लो जो अपने एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अंत्योदय अन्न योजना ये शुरू हुई थी सन 2000 में, और उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास निगम, इसकी स्थापना की गई थी 1992, 1992 में। तो प्रश्न में फिर से आओ। कह रहा है उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय बधिरता बचाओ एवं रोकथाम कार्यक्रम में कुल कितने जिले हैं? तो सबसे पहले योजना कब शुरू की गई? 2006 में। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिलों में इसका आच्छादन है? 56 जिलों में। वहीं अगर हम आपसे पूछें कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास निगम, इसकी स्थापना कब की गई? 1992। अंत्योदय अन्न योजना ये कब से चलाई जा रही है? सन 2000। क्लियर है बात? 6 नंबर में आओ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है उत्तर प्रदेश में नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिएटिव केयर कार्यक्रम से देश के कुल कितने जनपद आच्छादित हैं? ये जो प्रोग्राम है ना, पैलिएटिव प्रोग्राम क्या होता है? दरअसल जब कभी गंभीर बीमारी हो जाती है जैसे कैंसर, तो ये तो ठीक तो होने वाली नहीं है, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होती है। अब ऐसी स्थिति में डॉक्टर आपकी मानसिक और शारीरिक रूप को बैलेंस करता है। तो ऐसी कंडीशंस जो इस तरह की केयर्स होती हैं उन्हें कहते हैं पैलिएटिव केयर। ठीक है। दरअसल ये जो प्रोग्राम है ये 2016-17 में इसको शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश के वित्त वर्ष 2016-17 में इस प्रोग्राम को शुरू किया गया। यह कैंसर कंट्रोल एंड हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली कार्यक्रम, ये कार्यक्रम आपसे पूछा जा सकता है, इसको आप लिख लो। कैंसर कंट्रोल एंड हेल्थ केयर, हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली कार्यक्रम, ऑफ एल्डरली कार्यक्रम, इसका एक यह घटक है। यानी कि जो ये योजना है वह इस कार्यक्रम का एक घटक है, एक अंश है। बात समझ पा रहे हो? और ये वाला कार्यक्रम यानी कि नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिएटिव केयर कार्यक्रम, ये कितने जिलों में चलाया जा रहा है? तो जिले हैं 15। ठीक है। ये 15 जिलों में चलाया जा रहा है। हमारे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा जिला है जहां नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिएटिव केयर नहीं चलाया जा रहा है? तो क्या आंसर बताओगे इसके? फिर तो हमें जिले पता होने चाहिए। तो इसके जो जिले हैं 15, वो याद कर लो। इसको याद करना काफी आसान है। आप इन 15 जिलों को 3 से 4 बार उत्तर प्रदेश के ब्लैंक मैप में ड्रॉ करिए, ये सारे आपको याद हो जाएंगे। तो जरा लिख लेते हैं 15। सबसे पहला है जालौन, दूसरा है झांसी, तीसरा जिला है लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, चौथा जिला है ललितपुर, ललितपुर, पांचवा है इटावा। ठीक है। छठा है ये कौन सा होगा इटावा के बाद? अयोध्या। अयोध्या। और सातवां जिला है फिरोजाबाद, फिरोजाबाद। आठवां है फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद। नवा है रायबरेली। ठीक है। 10वां जिला है सुल्तानपुर, सुल्तानपुर। और 5 और बचे हैं, 11, 12, 13, 14 और ये 15। सुल्तानपुर के बाद बहराइच, बहराइच के बाद एक और कौन है ऊपर की तरफ सबसे टॉप पे? मेरठ। मेरठ है।
इसके बाद है सहारनपुर, सबसे टॉप यानी सबसे उत्तरी जिला। और एक हो गया अलीगढ़, अलीगढ़ के ठीक बगल में है मथुरा। तो ये 15 जिले आपको याद करने हैं। नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिएटिव केयर कार्यक्रम के तहत 15 जिलों में यह योजना आच्छादित है। यानी इस कार्यक्रम के तहत 15 जिलों को चुना गया है और ये 15 जिले आपके ये लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7वें में आओ। कह रहा है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, इसको देखो जरा, ये योजना, इसमें लिखो प्रधानमंत्री सुरक्षित सुरक्षित मातृत्व अभियान प्रत्येक माह की किस तारीख को ब्लॉक स्तरीय चिकित्सालयों में चलाया जाता है? दरअसल ये अभियान है और इसे प्रत्येक माह में चलाया जाता है, लेकिन एक फिक्स तारीख है। आपसे वो तारीख पूछ रहा है कि किस तारीख को चलाया जाता है। ये हर महीने चलाया जाता है, एक पर्टिकुलर तारीख को चलाया जाता है। तारीख है इसकी 9 जनवरी, 9 फरवरी, 9 अगस्त, 9 सितंबर, ऐसे। यानी तारीख नहीं बदलती है, केवल और केवल महीना बदलता है। बात समझ पा रहे हो? तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, सबसे पहले तो आप ये जानो ये शुरू कब हुआ था। शुरू हुआ था 2016 में, और ये हर महीने की 9 तारीख को ब्लॉक स्तरीय चिकित्सालयों में चलाया जाता है। अच्छा, क्या आपको पता है कि ये 9 तारीख ही क्यों चुनी गई? हर महीने की 9 तारीख क्यों? यह एक संकेत है कि जो भी गर्भधारण की अवधि होती है, किसी भी माँ की गर्भधारण की अवधि होती है, वो 9 माह की होती है। इसीलिए 9 चुना गया है। बात समझ पा रहे हो? तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि किसी भी ब्लॉक स्तरीय चिकित्सालयों में जो कैंपेन चलाया जाता है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना, वो किस तारीख को चलाया जाता है? 9। क्यों? क्योंकि गर्भधारण की अवधि 9 महीने की होती है। ठीक है, क्लियर है। इसका उद्देश्य क्या है? दरअसल निशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं को सभी गर्भवती महिलाओं तक पहुंचाना, इसका मुख्य उद्देश्य है इस योजना का। इसमें एक योजना और देखो, और ये योजना ग्रामीण विकास से संबंधित है। आशा है इसको आप अपने नोट्स में नोट डाउन करेंगे। योजना है, लिखो जरा, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार योजना। ये कब शुरू की गई? तो 2011 2012 में। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार योजना, इसके तहत पंचायतों को पुरस्कार दिया जाता है। पंचायतें हैं कितने स्तर की? एक तो है ग्राम पंचायत, 3 स्तर की हैं। एक है ग्राम पंचायत, दूसरा है जिला पंचायत। ठीक है, ये तो सब आप पढ़ चुके होंगे। तीसरा है हम्म, दूसरा जिला पंचायत, तीसरा है क्षेत्र पंचायत। क्षेत्र पंचायत, दरअसल ये यहाँ होना चाहिए और उसको वहां होना चाहिए। तो एक बार इरेज कर देते हैं। देखिए जरा, ये जो जिला पंचायत है, इसको हटा दो यहां से, और क्षेत्र पंचायत को ऊपर ले जाओ। ठीक, यहां लिख दो आप क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र पंचायत, और तीसरी है, ये है जिला पंचायत। तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार योजना के तहत ग्राम पंचायतों को कितनी पुरस्कार धनराशि मुहैया कराई जाती है? तो ये है 9 लाख रुपए। ये राशि आप याद रखिएगा। क्षेत्र पंचायतों को कितना दिया जाता है? 20 लाख रुपए। और जिला पंचायतों को 40 लाख रुपए की धनराशि इनको दी जाती है। ये योजना कब शुरू की गई? सन 2011 2012 में। बात समझ पा रहे हो आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वें में आओ। कह रहा है सांस कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो अगर आप इसका पूरा नाम, फुल फॉर्म अगर याद होगा आपको, फिर ऑप्शन तक पहुंचा जा सकता है।
इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज 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 न्यूमोनिया न्यूमोनिया सक्सेसफुली। इसका पूरा नाम है सांस का सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली। ठीक है। अर्थात समाज में जागरूकता फैलाना किसके लिए? न्यूट्रल कर देना निमोनिया को। तो यह योजना जो सांस कार्यक्रम है ये किससे संबंधित है? निमोनिया से। ठीक है। बात समझ पा रहे हो? सांस कार्यक्रम शुरू कब किया गया, कोई बता सकता है? ये कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 2020, नवंबर 2020 में। यहां से एक योजना और लिखो जरा। राष्ट्रीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये कब आया, इसका सन बताइए। और दूसरी योजना लिखो, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, ये कब आया? राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। इन दोनों की योजनाएं लिखो, इन दोनों की ईयर्स लिखो, बताइए जरा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इसे कहते हैं एन रूरल, RHM, यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को इसे क्या बोलेंगे? एन, अब हो जाएगा अर्बन, शहरी आ गया ना, NUHM, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। तो ये वाली योजना कब आई थी? ये आई थी 2005 में, ग्रामीण वाली। और शहरी वाली योजना 2013 में। बात समझ पा रहे हो आप? तो क्वेश्चन हम लोगों ने किया, सांस कार्यक्रम का संबंध किससे है? न्यूमोनिया से। इसका पूरा नाम है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली। ये कब शुरू किया गया था? 2020 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आया? 2005 में। और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन कब आया? 2013 में। ये नोट्स बनाइए और इनका रिवीजन करिए बार बार। क्वेश्चन नंबर 9 में आओ। कह रहा है कि प्रदेश में कुष्ठावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली राशि। तो देखो, कुष्ठावस्था पेंशन योजना, कुष्ठावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली लाभ राशि कितनी है? प्रत्येक लाभार्थी को 3,000 रुपए प्रति माह दिया जाता है। इसका सही आंसर होगा प्रति माह 3,000 रुपए। एक योजना है, शायद आपने नाम सुना होगा, उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना। बता सकते हो कब आई है? तो ये शुरू करी गई थी 2016 में, सपा की सरकार थी उस समय। और जब सरकार सपा की थी तो इसमें जो प्रारंभ में जो राशि दी जाती थी वो थी 500 रुपया प्रति माह। लेकिन वर्तमान में कितनी राशि दी जा रही है? वर्तमान में राशि 1,000 रुपया प्रति माह दी जा रही है। ठीक है। इस योजना को कौन सा विभाग चला रहा है? हम अगर आपसे ये पूछें तो आंसर होगा समाज कल्याण विभाग। ठीक है। इतनी बातें क्लियर है? अच्छा, एक चीज और यहां से नोट करो, और मैं इसको समझाए दे रहा हूं अपनी लैंग्वेज में, आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। सपोज करो ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है और इसकी ये जो पैर है आधा नहीं है। अर्थात ये कैसा व्यक्ति है? ये व्यक्ति है विकलांग। ठीक है। इसको गौर से समझना। मैं इसको लिखवाऊंगा नहीं, ना लिखूंगा, केवल समझाए दे रहा हूं। ये एक व्यक्ति है, इसका एक पैर नहीं है। ये सोचता है कि मैं अपने पैर में एक कृत्रिम अंग लगा लूं।
तो सरकार इसके लिए भी पैसा देती है। सरकार कहती है कि अगर कोई व्यक्ति कृत्रिम अंग खरीदना चाहता है और वो बीपीएल श्रेणी में आता है, तो फिर सरकार उसे लाभ देती है 10,000 रुपए का। ठीक है। लेकिन एक शर्त और सरकार लगाती है, कहती है कि कम से कम आपकी विकलांगता होनी चाहिए 40%। अर्थात उत्तर प्रदेश में 40% या उससे अधिक की विकलांगता वाले दिव्यांगजन, जिनकी आय गरीबी रेखा के अंदर हो, उनको अधिकतम 10,000 रुपए के कृत्रिम अंग या फिर सहायता उपकरण प्रदान किए जाते हैं। किसकी तरफ से प्रदान किए जाते हैं? सरकार की तरफ से। बात समझ पा रहे हो? तो इसको वीडियो को पॉज करके ये लिख लेना अपना। क्वेश्चन नंबर 10वें में आओ। कह रहा है कि प्रदेश में कृष्णा कुटीर आश्रय सदन, ये क्या है? कृष्णा कुटीर, ये क्या है? ये दरअसल है आश्रय सदन। प्रश्न में ही दिया हुआ है, आश्रय सदन है। आश्रय सदन से आशय होता है, जैसे आपने सुना होगा लॉज। व्यक्ति रुकता है जाके, पेमेंट करता है, ओयो पेमेंट करता है और फिर चला आता है। लेकिन सरकार कुछ ऐसे वर्गों के लिए आश्रय सदन ही बना रही है जहां आप निशुल्क रह सकते हो, और उनमें से एक है कृष्णा कुटीर। ये कहाँ बनाए गए हैं? तो ये वृंदावन में बनाए गए हैं। केंद्र और राज्य सरकार इसमें दोनों इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। तो ये जो वृंदावन में बनाए गए हैं, दरअसल वृंदावन में कई सारी जो विधवाएं हैं, उनके लिए आश्रय सदन है कृष्णा कुटीर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? निराश्रित विधवा महिलाओं के लिए जो आश्रय सदन बनाए गए हैं, कहां पर? वृंदावन में। उनका नाम है कृष्णा कुटीर। और वृंदावन को, ये भी याद रखो, विधवाओं का शहर कहा जाता है। कहा जाता है। बात समझ पा रहे हो? अच्छा, एक यहां से योजना और याद रखो, पंचायती राज में अपने एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसका नाम है राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना। राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना। सबसे पहला सवाल, ये कब लॉन्च किया गया? तो वित्त वर्ष 2015-2016 में। ठीक है। और एक खास बात, यह पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित वित्त पोषित योजना है। ठीक है। इसमें होता क्या है, इसके उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जरा ध्यान दो। एक तो पंचायतों में ई गवर्नेंस लाना, पंचायतों में ई गवर्नेंस लाना। और दूसरा है पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए तकनीकी सहायता देना। पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए तकनीकी तकनीकी सहायता देना। यहां तक बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए जरा। कह रहा है समेकित बाल विकास सेवा, आईसीडीएस योजना का संबंध किससे है? देख, आईसीडीएस के बारे में जान लेते हैं। आईसीडीएस, इसको हिंदी में कहते हैं समेकित बाल विकास सेवा, और इंग्लिश में इसका नाम पूछा जाता है। अगर पूछ लिया जाए तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा। इसको आप लिखोगे इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ये योजना कब शुरू की गई? 1975, 1975 में। कौन चला रहा है? कौन सा मंत्रालय? मंत्रालय है कौन सा होगा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है।
ये मंत्रालय चला रहा है। आईसीडीएस एक अम्ब्रेला योजना है। इसके तहत बहुत सारी योजनाएं आती हैं। जैसे हम बात करें आंगनवाड़ी आंगनवाड़ी सेवा योजना, ठीक। दूसरी अ, क्या बोलते हैं इसको, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। तीसरा आपने सुना होगा क्रेच राष्ट्रीय क्रेच यानी कि शिशु गृह योजना, शिशु गृह योजना, ठीक है। तो ये योजनाएं आईसीडीएस के थ्रू चलाई जा रही हैं, आईसीडीएस के अंडर में। आईसीडीएस में कौन कौन शामिल होता है, जैसे आंगनवाड़ी की हम बात करें तो आंगनवाड़ी में कौन कौन शामिल होता है, जैसे 0 से 6 साल तक के बच्चे, 0 से 6 साल तक के बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं। और गर्भवती महिलाएं, और कौन आते हैं, और आते हैं स्तनपान कराने वाली महिलाएं, ठीक है। तो ये तीनों वर्ग आता है। तो यहां से आंसर क्या होगा, समेकित बाल विकास सेवा आईसीडीएस योजना का संबंध किससे है, केवल 6 माह आयु वर्ग के बच्चों से, ये भी सही है। केवल 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों से, ये भी सही है। और गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के सर्वांगीण विकास से, तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12वें में आओ। कह रहा है कि कौन सी योजना है जो उत्तर प्रदेश के सतत विकास लक्ष्य 7 का हिस्सा है। देखो, सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य दरअसल 17 है टोटल, लेकिन इनमें से एक लक्ष्य है 07, 7 नंबर। 7 नंबर में क्या कहा गया है, सबसे पहले तो आप उसे जान लो। 7 नंबर कह रहा है, सतत विकास लक्ष्य नंबर 7, इसका टॉपिक क्या है, इसका जो टॉपिक है वो है सस्ती एवं प्रदूषण मुक्त ऊर्जा। यानी सतत विकास लक्ष्य जो कि 17 है, इनमें से जो 7वां लक्ष्य है उसका जो मेन मोटो है वो कह रहा है कि सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा पर निर्भरता होनी चाहिए। अर्थात ऐसी योजना से दूर जाना चाहिए जो प्रदूषण फैलाती हो। तो प्रदूषण मुक्त ऊर्जा कौन सी हो सकती है, आपने पवन ऊर्जा का नाम सुना है, जल ऊर्जा, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाई जाती है ना, जैसे सौर बायोमास, सौर बायोमास। और आपने नाम सुना होगा भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ये सब जो ऊर्जाएं हैं ना, ये दरअसल नवीकरणीय ऊर्जा है। अर्थात ऐसी ऊर्जा जो कभी समाप्त नहीं होगी। आप कोयला की बात करो, डीजल की बात करो, ठीक है, ये सारी की सारी योजनाएं जो है वो अनवीकरणीय है, समाप्त हो सकती हैं। तो ये योजनाएं हैं। अगर ऐसी योजनाएं चली, अर्थात इन योजनाओं के माध्यम से, भूतापीय ऊर्जा के माध्यम से अगर हमने एनर्जी प्रोड्यूस करी, तो फिर जो सतत विकास लक्ष्य का गोल नंबर 7 है ना, वो फिर अ, उसका लक्ष्य प्राप्ति में हम लोग सहायक सिद्ध होंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार यही कर रही है। गोल नंबर 7 को टारगेट करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की मदद से कई सारी योजनाएं चला रखी हैं। कौन कौन सी, जैसे राष्ट्रीय सौर मिशन, जैसे अ, विद्युत परियोजनाएं, विद्युत परियोजनाएं। आपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स के नाम सुने होंगे, तो ये सब उत्तर प्रदेश सरकार कर रहा है ना। जैसे आपने नाम सुना होगा उज्ज्वला, उज्ज्वला के तहत आजकल सिलेंडर दिए जाते हैं ताकि जो गृहिणी हैं, महिलाएं हैं, वो चूल्हे में खाना ना बनाएं, जिससे वातावरण या पर्यावरण को प्रदूषण ना फैले वातावरण में। एक और सुना होगा जैसे सौभाग्य योजना, सौभाग्य
योजना। कहीं न कहीं ये जो योजनाएँ हैं, ये प्रदूषण मुक्त हैं, सस्ती हैं और सरकार इन पर सब्सिडी भी दे रही है बीपीएल श्रेणी को। तो जो ये सारी की सारी योजनाएँ हैं, वो सतत विकास लक्ष्य 7 का हिस्सा हैं, सभी योजनाएँ। तो इसमें राष्ट्रीय सौर मिशन भी हो जाएगा, मेगा विद्युत परियोजनाएँ भी हो जाएँगी, उज्ज्वला एवं सौभाग्य योजना भी हो जाएगी और उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? सभी। ठीक है? बात समझ पा रहे हो? 13वें नंबर में आओ। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ये कब प्रारंभ किया गया? तो ये कब प्रारंभ किया गया? इसका आंसर होगा 2011। हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर दूसरा शायद किया था, उसमें हमने बताया था जननी सुरक्षा कार्यक्रम, ये कब शुरू किया गया था? ये हुआ था 2005 में। और अगर हम बोलें जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ये कब शुरू हुआ? तो ये हुआ 2011 में। इन दोनों का लक्ष्य क्या है? ये हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। लक्ष्य अर्थात उद्देश्य। उद्देश्य उद्देश्य है कि महिलाओं को महिलाओं को कैशलेस डिलीवरी की सुविधा प्रदान करना। सुविधा प्रदान करना। बात समझ पा रहे हो? क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 14 में आओ। कह रहे हैं कि प्रदेश में संचालित जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? ये अभी-अभी मैंने देखा, गर्भवती महिलाओं को गारंटेड कैशलेस डिलीवरी सेवा प्रदान करना। इसका आंसर हो जाएगा हाँ, पहला नंबर। ठीक है? इसमें एक योजना और लिखो, हेडिंग डालो, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। पारिवारिक लाभ योजना, हेडिंग डालो और इसमें लिखो राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। दरअसल इसको पहले समझो। सपोज करो एक ये व्यक्ति है, ठीक? ये इसका एक परिवार है, इसके ये बच्चे हैं, ठीक है? सपोज करो ये इनकी मदर है, ठीक है? हुआ क्या, इस परिवार योजना के तहत सपोज करो ये जो व्यक्ति है, केवल और केवल ये परिवार का मुखिया है, अर्थात ये एक कमाऊ मुखिया है। अगर इस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, इस योजना के तहत देखना क्या लाभ मिलेगा। अगर इस व्यक्ति की डेथ हो जाती है जो कि इस पूरे परिवार का कमाऊ था, ठीक है, अब कोई कमाने वाला तो बचा नहीं, तो सरकार कहती है अगर ऐसे हादसे होते हैं तो फिर हम आपके साथ खड़े हैं। और फिर सरकार इस पूरे परिवार को 30,000 रुपए की एक मुफ्त सहायता राशि देती है। 30,000 रुपए की सहायता राशि देती है। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत अगर किसी परिवार के मुखिया, जो कि ऐसा मुखिया जो पूरे परिवार का भरण पोषण करता हो, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो सरकार सहायता राशि के तौर पर कितनी राशि देगी? 30,000 रुपए। लेकिन सरकार ने एक शर्त लगा रखी है। क्या है? सरकार कहती है कि हम लाभ उसे ही देंगे जो एक तो बीपीएल श्रेणी में आता हो, ऐसा परिवार जो बीपीएल श्रेणी में आता हो, और दूसरा जो व्यक्ति है, यानी कि जो कमाऊ व्यक्ति था, उसकी उम्र 18 से लेकर 60 वर्ष तक ही हो। यानी 60 वर्ष से उम्र ज्यादा है तो नहीं मिलेगी 30,000 रुपए की राशि। 18 से कम है भी नहीं मिलेगी 30,000 की राशि। ठीक है? यहां तक बात समझ पा रहे हो? तो फिर से एक बार समझ लो। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत सरकार ऐसे परिवार को 30,000 रुपए की सहायता राशि देती है जिनके मुखिया अर्थात जो कमाऊ सदस्य था, उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाए। लेकिन शर्त यह है कि वह परिवार बीपीएल श्रेणी में आना चाहिए और उस मुखिया की उम्र 18 से लेकर 60 वर्ष के
बीच में हो। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 15 में आओ। कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के अंतर्गत किन महिलाओं को आर्थिक चिकित्सीय सहायता प्रदान की जाती है? तो इसका सही आंसर है जघन्य हिंसा। ऐसे लिखो, हिंसा। जघन्य हिंसा की शिकार महिलाएं। ठीक है? जघन्य हिंसा की शिकार महिलाएं। इस दरअसल ये जो योजना है, रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष, 2023-24 का जो बजट आया है ना, जो बजट आया है, इस योजना के लिए जो इसमें आवंटित राशि दी गई है, इस योजना के लिए कितनी आवंटित राशि की गई है? राशि कितनी दी गई है? वो दी गई है 56 करोड़ रुपए। केवल और केवल 56 करोड़ रुपए। फिर से समझो। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष को 2023-24 बजट में कितनी राशि दी गई है? 56 करोड़ रुपए। ठीक है? अब एक योजना देखो, पंचायत उद्योग योजना। ये वीपीओ वाले बच्चे ध्यान दें। ठीक है? वीपीओ वाले बच्चे ध्यान दें। पंचायत उद्योग योजना ये कब शुरू की गई? तो 1961 में, 1961 में लखनऊ के चिनहट पंचायत उद्योग से इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना की शुरुआत की गई। ठीक है? और अगर हम आपसे पूछें कि प्रदेश में वर्तमान में प्रदेश में कितने पंचायत उद्योग हैं? कितने पंचायत उद्योग हैं? तो आप बताओगे 805। ये फिगर आप याद रखिए, समय समय पर दरअसल बदलता भी रहता है। अभी फिलहाल आयोग की साइट पर 805 दिया हुआ है। अगर आगे बदलेंगे तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है? तो आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।